पैलेट गन्स कैसे चले, लाठियों में कीलें कैसी थी, बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले कैसे आए थे। और अमित शाह जो कि एकदम अपने को लौह पुरुष ही समझते हैं, जूनियर लौह पुरुष और चाणक्य हैं, ये हैं वो हैं, वो इस सवाल के डर से सदन में आते तक नहीं थे। वो लड़का साहिल अपनी माँ के साथ जा रहा था, कई दिनों से जा रहा था, और उसको ये लोग नहीं ले रहे थे। अंत में राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई मैं तो यहाँ बैठूंगा। इतने बरस आईपीएस रहा, मैंने तो पैलेट गन्स के दर्शन भी नहीं किए हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने दर्शन भी नहीं किए हैं। किसी भी सभ्य समाज में, सभ्य देश में पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं होता है। उसको दुर्लभतम स्थितियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। जैसे उसके शरीर से 8 छर्रे या 9 छर्रे सामने डिब्बे में नजर आ रहे हैं, तो मतलब एक स्टूडेंट पे इतने छर्रे चलाने का क्या मतलब है? मैंने सामने से आंसू गैस के गोले देख के मेरी हालत खराब हो गई। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कल आपने देखा कि राहुल गांधी एक अदद एफआईआर के लिए 8 घंटे तक धरने पर बैठे रहे और आखिरकार जाकर एफआईआर लिखी गई। अब बहुत जगहों पर यह लिखा गया कि ये राहुल गांधी की जीत है कि उनके हट के आगे दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा और एफआईआर लिखनी पड़ी। लेकिन एक पक्ष ऐसा था, खास तौर पर सत्ता पक्ष, जिनका ये कहना था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब पूर्व जजों की एक कमेटी इस पूरे मामले में जांच कर ही रही है, फिर एक अलग से एफआईआर की क्या जरूरत है? ये मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और एक गंदी राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जो है वो धरने पर बैठे थे। ये अपना अपना पक्ष है जो मैंने रख दिया। लेकिन आज की इस वीडियो का चर्चा का मुख्य बिंदु क्या है वो आपको बताती हूँ। दरअसल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई मामला किसी जांच कमेटी के या सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो तो अलग से कोई एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं, इस मसले पर चर्चा होगी। ये समझने की चर्चा होगी कि एक लड़का जिसकी उम्र महज 19 साल है, जो अधिकारी बनना चाहता था, उसके आंख के पास छर्रे लगे हैं और वो छर्रा अब निकल भी नहीं सकता। पूरी जिंदगी उसको उस छर्रे के साथ रहना है। इतना ही नहीं, उसके सीने के पास जो अपना दिल होता है, हार्ट जो होता है, उसके पास भी एक छर्रा पाया गया है। अब एक बात बताइए, एक तरफ पुलिस, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि मैंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया ही नहीं, दूसरी तरफ वो लड़का सामने खड़ा है जिसको पैलेट गन लगा है। इतना ही नहीं, टीएमसी के एक नेता हैं जिन्होंने आरटीआई लगाकर ये बात निकाली है और डॉक्टरों ने की टीम ने और खास तौर पर अस्पतालों ने इस बात को माना है कि कम से कम 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पैलेट गन लगी है। तो यही पूरा चर्चा का मुख्य बिंदु होगा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है। सर, आपका बहुत स्वागत है। और यही बताइए कि क्या कोई मसला जब किसी कोर्ट में चल रहा हो तो जिंदगी की रक्षा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए मैं पीड़ित हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस मसले पर एक अलग से एफआईआर चाहिए या मैं इस मसले पर अपना ध्यान जो है वो उस कमेटी को आकर्षित कराना चाहती हूँ, तो क्या मैं एफआईआर नहीं लिखा सकती हूँ? आप बिल्कुल लिखा सकती हैं। देखिए, जो भाजपाई लोग कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो रही है तो अब एफआईआर का क्या मतलब था, ये लोग देखिए इनको कानून की समझ नहीं है, कानून का बुनियादी ज्ञान नहीं है। और ये लोग, मैं क्या कहूँ, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ऐसे ही बातें करेंगे। लेकिन न्यायिक जांच तो अपनी जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वो सबको मालूम है। लेकिन ये पुलिस जांच की बात है और कानून में ये है, भारत का कानून ये है कि कोई भी यदि संज्ञेय अपराध होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो पुलिस को उसमें एफआईआर करना ही करना है। यदि सुप्रीम कोर्ट की बात है तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने क्यों नहीं राहुल गांधी को लिख के दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक जांच चल सकती है, हम एफआईआर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसा लिख कर नहीं दे सकते हैं। न्यायिक जांच अपनी जगह पर है, पुलिस की जांच अपनी जगह पर है, और किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर अनिवार्य है पुलिस को करना, पहली बात। दूसरी बात, मैं दर्शकों को ये बताऊं कि बहुत बार पुलिस वाले ये कहकर भगा देते हैं कि ये मामला हमारे इलाके का नहीं है ना, ये हमारे इलाके का नहीं, उस थाने में जाओ, ये हमारे इलाके का नहीं, उस थाने में जाओ। ऐसे ऐसे लोग टहलाते रहते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कई साल पुराना फैसला है कि किसी भी जगह का मामला हो, थाना में एफआईआर करना है, और वो 0 नंबर का एफआईआर। यदि वो आपके इलाके का नहीं मामला है तो आप 0 नंबर का एफआईआर करेंगे और फिर आप उसको संबंधित थाने में भेज देंगे।
मैं दर्शकों को याद दिला दूं, आसाराम बापू के खिलाफ जो एफआईआर हुआ था, वो मामला था जोधपुर का, लेकिन उस लड़की ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की और दिल्ली पुलिस ने 0 नंबर का एफआईआर दर्ज किया और उसके बाद उसको जोधपुर ट्रांसफर कर दिया। तो ये बात भी है, क्योंकि पहले पुलिस वाले बहुत परेशान करते थे लोगों को कि हमारे इलाके का नहीं है, इसका है, वहां जाइए, और आदमी घूमता रहता था। तो ये बात है। अब इस दोनों में देखिए, ये जो साहिल नाम का लड़का है, इसको जो 20 जुलाई को जो संसद मार्च हुआ था जेन जी का और कॉकरोच जनता पार्टी सबका, सभी जानते हैं कि उसको बहुत ही बेरहम तरीके से दिल्ली पुलिस ने कुचला था। और पैलेट गन्स तो उसका एक एस्पेक्ट था, आपने देखा होगा, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, यदि एक कोई लड़का गिर गया तो उसको चार लोग, पांच लोग एकदम लाठी से मार रहे हैं, लगता है जान ही लेके छोड़ेंगे। सैकड़ों पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के, बिना वर्दी पर नेम प्लेट लगाए आए थे। बहुत सारे सफेद पुलिस, मतलब सफेद पोस्ट, सादा कपड़ों में पुलिस वाले थे, जो कि मुझे लगता है कि आरएसएस के गुंडे रहे होंगे। और लाठियों में कीलें लगाकर लाई गई थी। वैसी लाठियां तो मैंने जिंदगी में देखी ही नहीं। ये सब हुआ और शुरू से ही, पहले दिन से ही दिल्ली पुलिस झूठ बोलती रही। शुरू में तो इन्होंने कहा कि पैलेट गन्स चले ही नहीं, ये राहुल गांधी झूठी बात कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने साहिल नाम के लड़के को मीडिया के सामने दे दिया कि पैलेट गन्स नहीं चले हैं, तो ये छर्रे के निशान किससे बने हैं। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने माना कि हाँ, पैलेट गन्स चले हैं। ऐसी चीजें हुई। अब देखिए, वो पर लड़का सर, अपनी माँ के सुप्रीम कोर्ट में बिहार की AK-47 की चर्चा तो हुई, लेकिन पैलेट गन की उस तरीके से चर्चा नहीं हुई। मतलब ऐसे अभी भी दिल्ली पुलिस मुकर ही रही है। वो कहाँ खुलेआम कह रही है कि उसने इस्तेमाल किया। अगर कह रही होती तो इनके तमाम बड़े मंत्री ये ना कहते कि हमने तो पैलेट गन ना चल हम हमारे यहाँ तो पैलेट गन चले ही नहीं है। ये झूठ बात है। अच्छा ठीक है, ये लोग कब तक भागेंगे? देखिए, सांच को आंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है, सर, जो जस्टिस अस्पताल सुभाष, मान रहा है, डॉक्टर्स की वही पर्ची पर, ये जो लड़का है शाहिल, इसके वही इसके एम्स की पर्ची पर लिखा हुआ है कि एम्स इसको की पैलेट रिपोर्ट गन है। लगा हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप कब तक भागिएगा। ये तो ऐसा मसला है, दर्शकों को याद होगा कि जो मानसून सत्र अभी संसद का खत्म हुआ है 1 हफ्ता पहले, उसमें अंतिम लगभग 10-15 दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों नदारद रहे। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्री से लगातार पूछा जाता रहा, इन्हीं सवालों के जवाब दीजिए कि पैलेट गन्स कैसे चले, लाठियों में कीलें कैसी थी, बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले कैसे आए थे। और अमित शाह, जो कि एकदम अपने को लौह पुरुष ही समझते हैं, जूनियर लौह पुरुष, और सरदार पटेल का अवतार ही मानते हैं, और मीडिया में उनकी एक छवि भी गोदी मीडिया ने बनाई है कि भाई बहुत चाणक्य हैं, ये हैं, वो हैं। वो इस सवाल के डर से सदन में आते तक नहीं थे। वो आते थे और कक्ष में बैठ के, अपने चैम्बर में बैठ के चले जाते थे। सदन का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं थी, इन्हीं सब सवालों के डर से कि राहुल गांधी ये सब सवाल करेंगे, वो एम्स की रिपोर्ट दिखाएंगे कि ठीक है, अगर एम्स की रिपोर्ट झूठी है तो सारे डॉक्टरों को सस्पेंड कर दीजिए आप, झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। अगर दिल्ली पुलिस डंके की चोट पर कह रही है कि पैलेट गन्स चले ही नहीं, और एम्स के डॉक्टरों ने कह दिया कि पैलेट गन्स के निशान हैं, तो ठीक है, सारे डॉक्टरों पर झूठ बोलने के लिए एक्शन लिया जाए। वो सरकार ले नहीं सकती, अगले दिन एम्स में हड़ताल हो जाएगी डॉक्टरों की। तो ये तो सरकार की दो गर्दन फंस चुकी है ना। अब देखिए पल्लवी, कि वो लड़का साहिल अपनी माँ के साथ जा रहा था, कई दिनों से जा रहा था, और उसको ये लोग नहीं ले रहे थे। अंत में राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई मैं तो यहाँ बैठूंगा, और सर, कई आप ये घंटे। बताइए कि एक इतना बड़ा नेता, ऐसे कहते हैं तो नेता विपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, प्रधानमंत्री का दूसरा छाया के रूप में देखा जाता है। एक ऐसे बिल्कुल। आदमी को 8 घंटे तक एक अदद FIR के लिए बैठना पड़ जाए इस देश में, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और क्या कहा जाए फिर। अब सर, वही ना, मुझे अब क्या बताइए कहा किस जाए। तरीके की मजबूरी होती है पुलिस महकमे में, अगर अरे मान लेते हैं। हम्म, ये मजबूरी तो पल्लवी साफ है। ये तो इतना बड़ा मुद्दा है कि वो बेचारा एसएचओ की क्या औकात, जो भी थानेदार क्या औकात, इसमें तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सख्ते में आ गया होगा। और मैं अभी भी बिल्कुल जानता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं कि जब तड़ी पार गृह मंत्री का फोन गया होगा पुलिस कमिश्नर को कि अब भाई बहुत बदनामी हो रही है और पूरा देश का मीडिया जुट गया है वहां पर, अब एफआईआर करा ही दो, तब जाके एफआईआर होगा।
एसएचओ की तो औकात ही नहीं है। जिस मामले में भारत का गृह मंत्री की गर्दन फंसी हो, जिस भारत में इंडिया का होम मिनिस्टर कटघरे में हो, क्या दिल्ली के किसी थाना के थाना प्रभारी की औकात है कि उसमें वो एफआईआर कर देगा? वो तो अपने सीनियर से पूछता होगा, सीनियर अपने सीनियर से, डीसीपी उससे, वो उससे, अंत में बात पुलिस कमिश्नर तक जाती होगी और पुलिस कमिश्नर बोलता होगा कि भैया हम तो भाई होम मिनिस्टर से पूछे बिना करेंगे नहीं। तो ये दबाव है। ये तो बिल्कुल आपको याद होगा पल्लवी, अभी कुछ साल पहले ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भाजपा का एक बाहुबली सांसद था उस समय कैसरगंज से, उस पर दिल्ली पुलिस के एक थाने में महिला पहलवानों ने जाके यही एफआईआर दिया था, तहरीर दी थी कि एफआईआर कीजिए। और वो रूलिंग पार्टी का एमपी था, सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद था, तो दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। तब उन महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो किया गया। अब इससे बड़ा आप मजाक समझ सकती हैं। और वो महिला पहलवान भी कोई साधारण नहीं थी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाली महिलाएं थी। विनेश फोगाट थी, साक्षी साक्षी मलिक थी। तो क्या होगा? और इस देश में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, 4 राज्यों में उनकी सरकार है कांग्रेस की, 4 मुख्यमंत्री उनके चेले हैं, लगभग 100 सांसद उनके लोकसभा में हैं और देश उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। और आज की तारीख में मोदी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता है। उनको यदि धरना पर बैठना पड़े और तब एक एफआईआर हो, तो देखिए इस देश का सिस्टम जो है वो कैसा ध्वस्त हो चुका है, कैसा वो मतलब बिखर गया है। ये तो मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है और मैं क्या कर सकता हूँ। जी सर ऐसा लग रहा है कि अब हर चीज के लिए धरने पे ही बैठना पड़ रहा है। किसी को स्कूल ठीक कराना है तो वो स्कूल के बाहर बिल्कुल धरने पर बैठ रहा है। छोटे बच्चे, बिल्कुल उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो धरने पर बैठ रहे हैं। मिड डे मील में खराब बिल्कुल खाना है, टीचर्स नहीं है, धरने पर बैठो। एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, धरने पर बैठो। पेपर लीक्स हो रहा है, धरने पर बैठो। हर चीज के लिए अब आजकल जो है वो धरने पे ही बैठना पड़ रहा है और बिल्कुल कोई चारा ही नहीं है इस देश में। सर मैं उसी मुद्दे पर फिर लौट के आ रही हूँ कि जैसे कि पुलिस की तरफ से और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें अलग से कोई एफआईआर की खास जरूरत थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले को देख ही रहा था, जांच कमेटी बनी ही थी, तो कोई एफआईआर की खास जरूरत थी नहीं। लेकिन एक लड़के को अगर ऐसा लग रहा था, जैसे कि जो साहिल है उसकी जो माँ है 8 दिन से लगातार थाने का चक्कर काट रही हैं, और राहुल गांधी का कल एक बयान आया जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने भी जो है वो 14 अगस्त को जो है वो कहा था लेकिन नहीं लिखा गया। उसके बाद उन्होंने मेल वगैरह भी किया। तो क्या एक एफआईआर जैसे कि मान लीजिए जिंदगी आत्मरक्षा और जिंदगी की सुरक्षा के लिए, जैसे संविधान इस चीज की मुझे आत्मरक्षा की इजाजत देता है, मेरी मेरी जिंदगी अनमोल है ये देश के लिए, ये संविधान मानता है। तो एक लड़के को अगर ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी खतरे में थी उस दिन जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट के दिन, और उसने अपने एफआईआर में भी लिखी है कि उसको करीब 200 छर्रे लगे हैं, ये तो और हैरान करने वाली बात है। अगर आप सिर्फ डराने के नियत से पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि सर आपने ही कहा है कि न्यूनतम बल प्रयोग होना चाहिए किसी भी प्रोटेस्ट में, अगर बच्चों को पुश बैक करने के लिए ही किया जा रहा है, तो अगर उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि आप सिर्फ डराने के नियत से पैलेट गन नहीं चला रहे हैं, आपका नियत दरअसल कुछ और था, जैसे कि आप चाहते नहीं थे कि बच्चे दोबारा सड़क पर आए, आप डर बैठाने के लिए सब कर रहे थे। तो मैं अपनी संतुष्टि के लिए, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बात वहां तक पहुंचनी, जो कमेटी है उस तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए, तो इसका क्या जरिया हो सकता है? एफआईआर सबसे बढ़िया जरिया माना जाएगा या कोई लेटर वगैरह लिखकर उस कमेटी को पहुंचाना होता है? और क्योंकि मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ तो मेरी पहुंच उस कमेटी तक पहुंचेगी नहीं, तो क्या मीडिएटर मैं पुलिस को बना सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ मैं? नहीं नहीं, एक तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जांच अपनी जगह है, वो न्यायिक जांच है ये, और एफआईआर पुलिस जांच है, ये दोनों तो सर समांतर दिल्ली चीजें। पुलिस अपने ही खिलाफ कैसे जांच करेगी? यहाँ तो दिल्ली पुलिस पे आरोप लगेगा ना कि आपने पैलेट गन चलाए, और वो लड़का उसी पे तो आरोप लगा रहा है। दिल्ली पुलिस खुद ही अपनी ही जांच कर लेगी, देखिए चोर खुद ही देखिए अपने। ऐसा हाँ। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस में अलग अलग स्तर के पदाधिकारी रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद वहां तो मोर्चे पर था। तो ये तो हम्म। किसी जवान ने चलाया होगा, किसी जूनियर ने चलाया होगा। तो जूनियर की बात तो सीनियर ऑफिसर जांच कर ही सकता है, और यदि जूनियर दोषी है तो वो उसके खिलाफ कर भी सकता है, ऐसा होता है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि पुलिस ही कैसे जांच करेगी। ये तो उस विभाग के भी सीनियर लोग करते हैं। हाई कोर्ट के जज की शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी मतलब कमेटी बैठाता है, जबकि सब लोग जुडिशियरी के हैं, लेकिन उसकी भी एक हायरार्की है। वो बात ऐसी नहीं है।
देखिए, आपने कहा कि कैसे, तो वही बताता हूँ न्यायिक जांच आयोग कैसे काम करता है। जैसे जो अभी सुभाष रेड्डी या जो भी कमीशन बना है सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक जांच आयोग, इसमें देखिए सबसे पहले तो इसका एक होता है कि इसको एक ऑफिस मिलता है। ऑफिस मिलता है, इसको एक क्लरिकल स्टाफ मिलता है, मतलब उसका स्टेनो, टाइपिस्ट, ये सब एक क्लरिकल स्टाफ, एक सेक्रेटरी, एक टाइप करने वाला, ये सब जो मिलता है, जो बेसिक मिनिमम है, कंप्यूटर और ये सब। उसके बाद कायदा ये है कि बड़े-बड़े अखबारों में और आजकल तो फिर सोशल मीडिया सब भी, ये सब भी, उसका बाकायदा ऐड दिया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश संख्या इतना-इतना इसके अनुसार इसका गठन किया गया है। और उसके बाद जिस व्यक्ति को इसमें साक्ष्य देना है, सबूत देना है, अपनी गवाही देनी है, वो इस पते पर भेज सकता है। उसमें आजकल के ज़माना में वो पोस्टल एड्रेस भी रह सकता है, आप डाक से भेज सकते हैं, वो ईमेल भी रह सकता है, आप ईमेल से भेज सकते हैं, चाहे तो उसे व्हाट्सएप नंबर दे देंगे तो व्हाट्सएप नंबर रहेगा। अब तो देखिए बहुत किस्म से हो गए हैं, लेकिन उसको बाकायदा देना पड़ेगा। वो लगता है अभी वो प्रक्रिया चल रही होगी, ये सब ऑफिस-वॉफिस देने की और ये सब। और उसके बाद कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मान लीजिए आप, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको तो छर्रे नहीं लगे, आप तो वहाँ नहीं थी। लेकिन आप एज़ ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में आप गई थी जंतर-मंतर कवर करने। मान लीजिए आप ऐसी किसी घटना की प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप किसी घटना की चश्मदीद हैं, तो आप भी जाकर दे सकती हैं कि मैंने एक रिपोर्टर के रूप में ये सब चीज़ें देखी, और आपका बयान भी वहाँ दर्ज किया जाएगा। तो उसकी तो मुझे मतलब कोई मोटा-मोटी ये, साक्ष्य वगैरह भी देना पड़ेगा? मान लीजिए मैंने कैमरे नहीं, से नहीं। तो नहीं देखा था, बस मैंने आँखों से देखा था। हाँ, ठीक है, तो वही आँख से, ठीक है, आँख से देखा आपने ना, तो आप प्रत्यक्षदर्शी थी। ठीक है, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि आप उसको कैमरा में कर सकें। उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी, लेकिन मतलब एक गवाह के रूप में तो आप कह सकती हैं कि मैंने ये देखा था, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो ये मामला है। जी, पल्लवी। तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस में भी जाकर शिकायत दर्ज हो सकती है, भले ही दिल्ली पुलिस का मामला हो। इस पूरे नहीं, नहीं, मामले में बिल्कुल। मुख्य 2 धाराओं में एफआईआर लिखी गई है। पहला ये कि खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया गया है, दूसरा जो है वो जान पर हमला करने की कोशिश की गई है, इस तरीके का बिल्कुल। एफआईआर। तो क्या अटेम्प्ट। ये बहुत बड़ा सर, ये बहुत बड़ा मामला है? जैसे मैं अगर धाराएँ बता दूँ तो 118 और 125 2 धाराएँ लगी हैं। तो इसको जीवन को खतरे में डालने जैसा 125 वाला है। तो सर क्या ये इतना बड़ी, इतनी मजबूत या इतनी बड़ी धारा है कि किसी पुलिस वाले की नौकरी जा सकती है? अब देखिए, हत्या का प्रयास तो आप समझ ही रही हैं, गंभीर धारा तो है ही। अब मतलब इससे ज़्यादा गंभीर तो हत्या ही हो जाएगी ना, उसके पहले तो प्रयास होगा ही। तो इसमें तो देखिए नौकरी जाना इसलिए बहुत आसान नहीं होता है क्योंकि फिर उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो बोलेगा कि हमने आत्मरक्षा में चलाई, ये वो बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। लेकिन हाँ, कायदे से अगर ऐसा विभागीय सिद्ध हो कार्रवाई जाए, तो हो सकती है। हाँ, कायदे से यदि सिद्ध हो जाए तो उसको तो बड़ी सज़ा मिल सकती है। क्योंकि अटेम्प्ट, आपको यदि हथियार दिया गया है, जो बात आपको बिहार में सिवान में देखने को मिली, AK-47 जो चलाया गया 25 जुलाई को, और ये कह रहे हैं कि हमने हवाई फायरिंग की, जबकि साफ वीडियो है कि आप निशाना साध के मार रहे हैं। तो ये सब तो गंभीर बात है, इसमें तो पूरे जेल जाने की बात है। देखिए, अभी दिल्ली पुलिस क्यों भाग रही थी एफआईआर से? क्योंकि कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब वो यदि एफआईआर होगा तो फिर उसकी विवेचना भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगा, है ना? उसका कोई आईओ भी बनेगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनेगा कोई। उसके बाद तो उसमें फिर कागज होंगे कि भाई किसने किया। अच्छा, ये पैलेट गन्स इश्यू कहाँ, किसने किया, इश्यू कहाँ से हुआ, पुलिस लाइन से हुआ, किसके आदेश से हुआ। तो इसमें तो एक के बाद एक बहुत सारे कई लोग नाम धरा आएँगे। जाएंगे, बहुत सारे लोग धरा जाएंगे, और वो ऊपर तक बात चली जाएगी। और शुरू में ठीक है, भले पैलेट गन्स किसी कांस्टेबल ने चलाया हो, लेकिन जब पूरे कॉन्स्पिरेसी और सब थियरी की जांच होगी तो बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे। और यदि वो व्यक्ति पकड़ा गया, उसकी पहचान हो गई, तो वो भी अपने बचाव में जो बातें बोलेगा उससे बहुत सारे सीनियर लोग धरा जाएंगे, है ना? तो इसलिए पुलिस भागती रहती है इन सब मामलों को करने के लिए, क्योंकि उसमें तो बात ये तो सज़ा सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी या कैसे होगा ये? पुलिस जाँच में नहीं, अगर नहीं। कोई दोषी पाया जाता है तो तो ये सुप्रीम कोर्ट से अलग ये मामला चलेगा? ये सुप्रीम कोर्ट से अलग है, सुप्रीम कोर्ट की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। ये काम पूरी तरह, इसका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस करेगी। यदि उसको किसी के खिलाफ सबूत मिले तो वो चार्जशीट दायर करेगी कोर्ट में। यदि कोई सबूत नहीं मिला तो वो केस को फाइनल कर देगी, फाइनल रिपोर्ट डालेगी। देखिए पल्लवी, मैं बताता हूँ दर्शकों को, कोई भी एफआईआर होता है तो
उसकी दो ही परिणति होती है। या तो उसमें यदि सबूत मिलता है तो चार्जशीट दाखिल करती है पुलिस, जिसको हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं, और यदि सबूत नहीं मिलते हैं या और भी बहुत सारे कारणों से कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट डालती है। यही दो परिणति होती है किसी भी एफआईआर की। तो ये बात है, इसमें इस केस में इस एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका रहेगी वो न्यायिक आयोग स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। जी अभी हम लोग जब कुछ दिन पहले सर बात कर रहे थे तो आपने बोला कि एक एफआईआर कभी बंद नहीं होती है, जी, वो सुप्रीम जब तक कोर्ट के उसको आदेश क्वेश्चन के। नहीं किया जाए, जब जी। तक उसको तो कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन नहीं किया जाए। जी तो ये जी, एफआईआर जो अब लिख दी गई है राहुल गांधी के दबाव के बाद, वो इसमें कुछ ना कुछ काम तो पुलिस को करना ही पड़ेगा, या तो वो जांच करे या तो। ये तो पुलिस, ये तो अब पुलिस के गले की हड्डी बन गई ना। मान लीजिए कि पुलिस उस पर सो जाती है तो आजकल तो आरटीआई का जमाना है ना। मान लीजिए वो जो बच्चा है, लड़का है साहिल, वो मान लीजिए फिर 6 महीने बाद उसने दिल्ली पुलिस से पूछ दिया। हर विभाग में एक लोक सूचना पदाधिकारी रहना पड़ता है ना आरटीआई एक्ट में। तो मान लीजिए वो दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय में जो भी लोक सूचना पदाधिकारी होंगे, जो भी एसीपी डीसीपी जो होंगे, उनसे उसने आरटीआई में पूछ दिया कि भाई उस केस की क्या प्रगति है, क्योंकि एफआईआर होगा तो थाना और केस नंबर भी मिलेगा कि उस केस में क्या प्रगति है, तो भाई साहब को तो फिर देना पड़ेगा। तो ये तो एक बार इसलिए पुलिस एफआईआर से इतना भाग रही थी, क्योंकि एक बार एफआईआर होगा तो वो तो फिर इनके गले की अब हड्डी बन जाएगा। और जब उसको परसू किया जाएगा, चूंकि इंपॉर्टेंट केस है, तब तो इन लोग की बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। जी तो ये पूरा मामला था जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पुलिस वालों के हाथ इतने क्यों कांप रहे थे एफआईआर लिखने से पहले। तो सर ने बड़े आसान शब्दों में बताया कि एफआईआर लिख देना ही अपने आप में एक तरीके से जवाबदेही तय कर देना होता है, कि अब आपको जवाब देना पड़ेगा जब भी आपसे पूछा जाएगा कि उस पूरे मामले में एफआईआर में क्या हुआ। लेकिन पूरी तरफ से आप देखिए तो दिल्ली पुलिस बार बार ये बचने की कोशिश करती रही कि पैलेट गन इस्तेमाल नहीं हुए, इस्तेमाल हुए तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन एक लड़का अगर सामने से आकर ये कह रहा है कि उसके शरीर पर 200 छर्रे लगे हैं, तो ये अपने आप में परेशान करने वाली बात है कि आपने पैलेट गन इस्तेमाल किया तो क्या बच्चों को खाली पीछे खदेड़ने के लिए किया था, या आपकी मंशा कुछ और थी। उस लड़के के शरीर से जो छर्रे निकले थे, उस छर्रे को लेकर राहुल गांधी जो है वहां पर पहुंच गए और कहने लगे कि आपने पैलेट गन नहीं चलाए तो ये छर्रे कहां से आए, ये 2 छर्रे लगे हैं। सर मुझे ये बताइए नियम क्या होता है पैलेट गन चलाने का, क्योंकि आप पुलिस महकमे में रहे हैं। क्या इसमें भी ऐसा नियम होता है कि कमर के नीचे ही निशाना लगाकर किया जाना चाहिए, या कहीं भी चलाया जा सकता है? सीने पर देखिए लग गया पल्लवी, है, अगर दिल में लग जाता तो जान जा सकती थी, आंख की रोशनी तो चली गई है। कहा जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से 1% चांस अब बचा है कि उसकी रोशनी फिर से पूरी तरीके से लौट कर आ पाएगी। तो नियम क्या होता है पैलेट गन का सर? चलिए पल्लवी, पैलेट गन्स तो मैं इतने बरस आईपीएस रहा, मैंने तो पैलेट गन्स के दर्शन भी नहीं किए हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने दर्शन भी नहीं किए हैं। और आईपीएस की ट्रेनिंग में हम लोग को सारे हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी। 303 से लेके एसएलआर से लेके कार्बाइन से लेके एलएमजी से लेके सारे हथियारों की इंसास से लेके ट्रेनिंग दी गई थी। पैलेट गन्स की ट्रेनिंग कहीं नहीं दी गई है। देखिए, किसी भी सभ्य समाज में, सभ्य देश में पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं होता है। और इंडिया में बैंड नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा कि वो प्रतिबंधित है, लेकिन है ना कि उसको दुर्लभतम स्थितियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस माना जाता है। जैसे कि एक आपको सीआरपीएफ की इकाई है, रैपिड एक्शन फोर्स, जो लोग नीली वर्दी पहनते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स। तो वो जो है वो बेसिकली दंगा नियंत्रण के लिए बनी हुई है। बस उसको वो लड़का खास बता रहा ट्रेनिंग, है वही नीली वर्दी वाले चलाए हैं, वही वो बताया था कि वही मैं वही मैं कह रहा था। पहली बात तो अब तक मेरी समझ में आया नहीं आया कि रैफ के की किसके आदेश से वहां तैनाती हुई। वहां कोई दंगा हुआ ही नहीं था। रैफ जो होता है, यदि इस तरह के दंगे होते, हिंदू मुस्लिम दंगा या इस तरह के दंगों के लिए है, वो राइट कंट्रोल फोर्स है। सीआरपीएफ की इकाई है, राइट कंट्रोल है। पहली बात तो ये मेरी समझ से परे है कि भाई उसको भेजा क्यों गया। ठीक है, दिल्ली पुलिस उसमें अपना बात बना देगी कि हमें आशंका थी कि ये हो जाएगा। आशंका तो आपको बहुत चीज की रह सकती है, तो हमने प्रिवेंटिव तौर पर ये कह दिया, एहतियाती तौर पर दे दिया। वो तो पुलिस वाले बात बना के निकल जाएंगे। लेकिन पैलेट गन्स का उपयोग, ये तो मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि न्यूनतम बल प्रयोग किया जाता है भीड़ नियंत्रण में।
और उसमें 3 महत्वपूर्ण स्टेजेस होते हैं। पहला होता है आंसू गैस, उसके बाद लाठी चार्ज और उसके बाद गोलियां। और गोलियां का भी ये मतलब नहीं कि सर पर गोली मार के एकदम उसको जान ही ले लेनी है, वो पैर पर गोली मार के, और वो भी मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश से, उसका भी बहुत मतलब एसओपी बना हुआ है। ऐसे नहीं कि आप जनरल डायर की तरह आए जालियांवाला बाग में और बिना किसी वार्निंग के धाए धाए करने लगे, वो नहीं होता है। ये पैलेट गन्स कहाँ से आ गया, ये तो लगता है कि अब मैंने कहा कि अब भारत को हम लोग कैसा देश माने। देखिए ये जो 2014 के बाद इस तरह की सर लेकिन प्रवृत्तियां जैसे शुरू हुई। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद चलाने की अनुमति होती है, तो जी अनुमति होती है, ठीक है, मान लेते हैं मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद होती है, लेकिन ये नहीं ना कहा जाता है कि कितना चलाना है या कितने राउंड फायर किए जा सकते नहीं हैं। नहीं अब जैसे उसके शरीर से 8 छर्रे या 9 छर्रे सामने डिब्बे में नजर आ रहे हैं, तो मतलब एक स्टूडेंट पे इतने छर्रे चलाने का क्या मतलब है? ऐसे भी सर ये तो अब देखिए। सर मेरी एज इतनी है, मैंने सामने से आंसू गैस के गोले देख के मेरी हालत खराब हो गई। तो वो जो लड़का है जिसकी उम्र 19 साल है, मेरे से पता नहीं कितना छोटा बच्चा है, उस पे आप लगातार जो है वो बुलेट चला रहे हैं। नहीं नहीं, ये मतलब तो मैं कितना सीधे राउंड चला सकते हैं? ये तो कोई उसमें यही है। एक तो पैलेट गन्स का इस्तेमाल ही दुर्लभतम स्थितियों में होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में। और इस मामले में तो मैं सीधे शब्दों में कहूं कि एकदम राक्षसी काम है, राक्षसी। और कोई दूसरा शब्द मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई आतंकवादी आ गया था, ओसामा बिन लादेन आ गया था और उससे निपटने के लिए आपने पूरा झोंक दिया, मतलब जो भी आपके पास था पूरा झोंक दिया उसके शरीर में, बर्स्ट फायर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे वो हमारे ही देश के बच्चे थे, सबको पता आपके था। पास हथियार था, उनके पास तो आप जैसा हथियार भी नहीं था। अगर ऐसा उनके कोई पास हथियार हथियार नहीं लेकर था। आए थे तो उसी के तब जवाब दीजिए कि कैसे लेके आए। तब तो वो बात, ये तो मैं विशुद्ध शब्दों में कहूं तो ये राक्षसी कृत्य है। और ऐसे तो इस देश का सिस्टम ध्वस्त हो गया है, किसी को राक्षसी कृत्य की सजा नहीं मिलती है, लोग बड़ा बड़ा कांड करके पतली गली से निकल जाते हैं। कोई संदेह का लाभ में छूट जाता है, कोई गवाहों को मैनेज कर लेता है, हजार रास्ते हैं निकलने के लिए। लेकिन ये तो ऐसा राक्षसी कृत्य है कि जिसने चलाया, आरएएफ के रैफ के जवान ने, उसकी मतलब नौकरी से उसको जाना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये तो बिल्कुल हैवानियत है, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? नहीं, ये बात सर मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मान लेती हूँ कि उनको ऊपर से आदेश भी आया, लेकिन ये तो मेरा विवेक वो करेगा ना। उस बिल्कुल समय ग्राउंड पे मैं हूँ, मैं ये देखूंगी कि बिल्कुल मुझे कितना राउंड चलाने पे वो बच्चे पुश बिल्कुल बैक हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने, बिल्कुल और ये भी तो नियम होता होगा ना सर, जैसे लाठियों के लिए नियम होता है कि कमर के नीचे ही लगना चाहिए, ऊपर लाठियां नहीं बिल्कुल लगनी चाहिए, तो वैसे ही शायद पैलेट गन का भी कुछ नियम बिल्कुल होता होगा। आप सीधे सीने पे बिल्कुल। थोड़ी दाग देंगे, सीधे आंख पे नहीं नहीं, थोड़ी ये दाग तो देंगे तो। सीने पर आग पर, इसलिए मैंने कहा ना कि ये तो राक्षसी काम है। और मतलब मैं क्या कहूं, ये जो सरकार आई है मोदी सरकार, इसने तो पुलिस वालों को, देखिए पुलिस वाला, मैं ये नहीं करा कि पहले के सत्य हरिश्चंद्र थे, लेकिन 2014 के बाद तो पुलिस वाले बिल्कुल, मतलब मुझे लगता नहीं है कि वर्दी में ये गुंडे बन गए हैं, कि वर्दी में लठैत बन गए हैं, क्या इनको बना दिया गया है। एक प्राइवेट अजीबोगरीब, बॉडीगार्ड बन गए हैं ये, पहले ये लोग जनता के सत्ता सेवक थे। ये लोग सत्ता के लठैत बन गए हैं, ये सत्ता के लठैत बन गए। और प्राइवेट पैलेट गन्स का सबसे पहले इस्तेमाल देखिए कश्मीर घाटी में मोदी और अमित शाह ने करवाया था, छोटे छोटे बच्चों पर। और उस समय बहुत कट्टर हिंदू बहुत खुश थे। हमने कहा था उस समय भी कि देखिए ज्यादा खुश नहीं होइए, यदि एक बार ये खून का स्वाद लग गया पुलिस को और पुलिस आदमखोर बन गई, तो कश्मीर घाटी से उसको बाहर निकलते देर नहीं होगी और कल को आपके बच्चे भी उसका शिकार होंगे, है हो ही ना? रहे हैं आप। हो ही रहे हैं। तो वही बात है, जब हम एक सिस्टम को ध्वस्त कर देते हैं और दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरा ही उस गड्ढा में गिरे, किसी दिन आप खुद भी गिर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सबक है इसका। जी जी, तो सर इतनी लंबी चौड़ी की पॉइंट निकल कर आया है वो यही है कि मतलब पहले तो ये एफआईआर जब दर्ज हो गई है, तब जब जांच होगी तो उस वो जो भी थे, जो भी जवान रहे होंगे जिन्होंने इस पैलेट गन का इस्तेमाल किया, उनसे एक बार पूछा तो जाएगा कि आपने पैलेट गन चलाई, ठीक है, फला अधिकारी के आदेश पर चलाई, पर क्या आपको दिख नहीं रहा था कि आप कितने राउंड फायर कर रहे थे? आपने एक ही शख्स के बॉडी में इतने सारे छर्रे क्यों उतारे? तो इसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। मैं यही नहीं बिल्कुल समझ पा बिल्कुल। रही हूँ कि जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे,
क्या जब वो किसी स्टूडेंट पर ये छर्रे चला रहे थे, उन पे डंडे बरसा रहे थे, तो उनको एक बार भी ये बात नहीं नजर आई कि ये किसी के बच्चे हो सकते हैं? ऐसा भी नहीं था कि सब वहां पे अपराधी इकट्ठा हो गए थे। वो जो लड़का है, जैसा कि उसकी एफआईआर में निकल कर आया, वो बोल रहा है कि मेरे हाथ में तिरंगा था और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं शांति से चल रहे उन छात्रों के साथ खड़ा था। कैनॉट प्लेस वाले इलाके में मैं उन बच्चों के साथ था जो शांति से तिरंगा और किताब लेकर अपने साथ खड़े थे। बताइए, उस 19 साल का बच्चा जिसकी उम्मीद ये थी कि वो एक दिन पुलिस का बड़ा अधिकारी बनेगा, वो अपने एफआईआर में लिखता है इस लाइन को कि अब क्योंकि मेरे शरीर में ये सारे पैलेट्स, ये सारे छर्रे हैं, तो अब मैं अधिकारी तो नहीं बन पाऊंगा। और ये कितनी अफसोस की बात है कि एक 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 देश के रूप में, एक हेल्दी देश के रूप में हम युवाओं को आस नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जो उम्मीद है उसको भी तोड़ दे रहे हैं। एक नौकरी के लिए एक लड़का प्रोटेस्ट करने जाता है कि इसलिए कि आगे आने वाले समय में उसको एक नौकरी मिलेगी, और उस प्रोटेस्ट ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इससे ज्यादा अफसोस की तो कोई बात ही नहीं है। सर, आपका बहुत बिल्कुल, धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और इस तरीके की हेल्दी चर्चा होती रहनी चाहिए ताकि आपको भी बिल्कुल। ये समझ आता रहे कि ये जो कानूनी चीजें हैं, जो आपके सामने इतनी ज्यादा गुत्थे में रख दी जाती है कि समझना मुश्किल हो जाता है। तो सर, आप हमेशा आते रहते हैं इस तरीके के मुद्दे पर, हम दर्शकों को और मेरे को भी बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।